हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रिकॉल करेंगे हमारे चैप्टर को। मतलब आपने जो हिस्ट्री में चैप्टर पढ़े हैं उसको एक एक करके अगर हम क्यों ना टाइमलाइन के थ्रू एक बार रिकॉल करें, तो आज का ये वीडियो इसी तरीके से है कि हम पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, और इससे रिकॉल कर पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, ब्रशअप कर पाएंगे हमारे चैप्टर की, जो कि हमें बहुत टफ लगता है पढ़ने में और काफ़ी टाइम भी लग जाता है उसको पूरा पढ़ने में। सो पूरे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे किसी भी चैप्टर से, उसको टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, और उसका पहली कड़ी, उसका पहला एपिसोड है हमारा आज का ये वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का, और इसकी टाइमलाइन को स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो काफी सिंपल होने वाला है, आप पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ भी पाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1688 में क्या हुआ था? तो 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने मोनार्क की पावर को सीज कर दिया था। मतलब जो मोनार्क पूरे तरीके से पावर एंजॉय कर रहा होता था उसको यहां पे सीज कर दिया गया, और सीज करने के बाद में वहां पर नेशन स्टेट बना दिया गया। उसे नेशन स्टेट बनाया मतलब वहां पर अब जो जितने भी अलग अलग डायलेक्ट्स बोलने वाले लोग थे या फिर अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे, उनके दिमाग में, उनके दिलों में अपने नेशन के लिए एक जो लव की फीलिंग थी, प्राइड की फीलिंग थी, वो उन्होंने जगा दी थी। अब वो पूरे अपने आप को अलग अलग क्लासिफिकेशंस में, अलग अलग कैटेगरीज में ना देखते हुए एक समझते थे, एक अपने आप को देखते थे। वही नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट उन्होंने वहां पर एप्लीकेबल कर दिया था। ये बात थी 1688 की। इस टॉपिक को हमने कहां पढ़ा था? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद उसी टॉपिक के अंदर हमने आगे चल के 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन, इसको भी पढ़ा था। ये एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक कर दिया गया था, जिसको आगे चलकर इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन कहा। ठीक है, वेल्स भी इसी का पार्ट बन गया था। तो एक्ट ऑफ यूनियन इन्होंने एप्लीकेबल किया 1707 में, और इसके थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ दिया गया और एक बड़ा किंगडम बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया द ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, आगे चल के 1785 की बात करें तो ये वाले इवेंट आपको ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को पता चलना चाहिए। जर्मनी के अंदर, क्योंकि जब हमने रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में पढ़ा था और रोमांटिसिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहां हमने देखा था कि अलग अलग लोगों ने अपने लेक्चर्स के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी। ऐसे जर्मनी में भी हुआ। जर्मनी में दो लोगों का बर्थ हुआ और दोनों भाई थे। 1785 और 1786 में दोनों, दो ये राइटर्स हैं, इन दोनों राइटर्स का बर्थ हुआ और ये लिबरल लीडर्स बने आगे चल करके, जिसको एक को आप जैकोब ग्रीम और विल्यम ग्रिम कहते हो। ये जर्मनी के अंदर लिबरल लीडर्स थे, इनका बर्थ हुआ था। तो ये इवेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के ये हाईलाइटेड होंगे अभी। ठीक है, 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, आपको पता था 10 साल चला। ये लगभग 10 साल चला, और फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है पूरे यूरोप में, क्योंकि यहीं से लोगों ने सीखा, समझा कि अब हमें आगे क्या करना है, और इनसे इंस्पिरेशन लेके दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसी दौरान, रेवोल्यूशन के दौरान ही एक बर्थ हुआ, एक मतलब एक आदमी सामने आया, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने पहले इटली को जीता। इटली को जीतने के बाद में, पूरे फ्रांस को अपने कंट्रोल करने के बाद में, उसने ये दिमाग में बैठा लिया कि नाउ आई नीड टू बी द रूलर ऑफ होल द यूरोप। तो पूरे यूरोप को जीतने की ललक उसमें आ गई। 1797 में इटली जीता था उसने, और उसके बाद में आगे बढ़ता गया। आगे चल के हम आगे पढ़ते हैं, और आगे था 1801। 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया गया था। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन वाला इवेंट है। तो 1801 में आयरलैंड को भी, कौन से, नॉर्दर्न आयरलैंड को इसमें जोड़ दिया गया, और जो सदर्न आयरलैंड था वो क्या कहलाया? उसको कहा गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड किसके साथ जुड़ गया? यूनाइटेड किंगडम के साथ में। फिर 1804 में क्या हुआ? 1804 में अभी तक क्या इवेंट चल रहा है? अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज अभी हमने देखी है, उसमें नेपोलियन वाली जो एक्टिविटी थी ना, वो सबसे ज्यादा प्रायर थी। तो नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने जब पहले पूरे फ्रांस को अपने कंट्रोल में करने के बाद
पोलैंड की और इटली को अपने कंट्रोल में करने के बाद में जर्मनी वाला, पर्शियन वाले रीजन को अपने कंट्रोल में करना चाहा, तो बहुत सारे लोग, रशिया वाले, ब्रिटेन वाले काफी डर गए। तो इन्होंने ग्रुप बना लिया था, ठीक है, और मीटिंग भी की थी कि इसको कैसे रोके। बट उसके पहले उसने क्या किया, उसने एक कोड लगा दिया, उसने एक सिस्टम सेटअप कर दिया, और वो जो सिस्टम था ना, उसको कहा गया नेपोलियनिक कोड। क्या कहा गया? नेपोलियनिक कोड, ठीक है। देखो यहां पे है, जिसको सिविल कोड भी कहते हो। 1804 में उसने सिविल कोड एप्लीकेबल कर दिया, नेपोलियनिक कोड कहा गया जिसको, और यहां से फ्रांस में इसको एप्लीकेबल किया। ये वाला इवेंट हो गया। इसके बाद 1807 में एक फेमस रेवोल्यूशनरी, इन सभी को कौन नहीं जानता, किसी भी मजीनी का बर्थ हुआ। इन्होंने ही इनिशिएट किया था इटालियन रेवोल्यूशन को, और इटालियन रेवोल्यूशन में इनके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं। इनके अलावा गैरिबाल्डी के बारे में भी पढ़ते हैं ना। इसके बाद में 1812 के अंदर सबसे पहली बार जो ग्रीम ब्रदर्स थे, जैकोब और विल्हेम ग्रीम, इनका जो बुक था जिसमें इन्होंने फोक टेल्स के थ्रू लोगों को अवेयर करने का बेड़ा उठाया था, वो इन्होंने पब्लिश किया, ठीक है। इतना पढ़ने को नहीं मिलता इसके बारे में, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। 1814 और 15 के बीच में नेपोलियन को हरा दिया गया था। आपको पता है 15 में वाटरलू हुआ था, 1815 में, और इसके दौरान, मतलब इसके टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही नेपोलियन की जो पावर थी वो वीक हो गई थी। और एक और इवेंट हुआ था, वेना कांग्रेस, जिसको अपन कहते हैं वेना कांग्रेस में, या वेना पीस ट्रीटी के नाम से भी जिसको अपन जानते हैं। तो वेना पीस ट्रीटी भी इसी दौरान हुई थी, ठीक है। तो ये भी अपने को पता है। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बाद में 1819 में लुइस ऑटो पैटर, या ये मान लो ये भी एक जर्मन, मतलब इसको, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये जर्मन रेवोल्यूशनरी थे। ये कैसे लड़ रहे थे, ये भी जैसे यहाँ पे ग्रीन ब्रदर्स लड़ रहे हैं ना लिटरेचर के थ्रू, तो ये भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इनके बारे में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। 1821 में क्या हुआ, 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लोगों ने कोशिश करना शुरू किया, इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए फाइट करना शुरू किया ग्रीस में, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रगल स्टार्ट होता है। इसके बाद 1821 के अंदर नेपोलियन की डेथ हो जाती है। ये इवेंट में हमारी किताब में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन पता होगा तुम्हें। फ्रांस को क्या हुआ था, ये वेना कांग्रेस थी। वेना कांग्रेस के बाद में क्या हुआ, वेना कांग्रेस के बाद में फ्रांस वाला टेरिटरी किसके अंडर में डाल दिया गया था, चार्ल्स के अंडर में। बॉर्बन डायनेस्टी का था, चार्ल्स 10th इनके राजा बना था, और उसके बाद में वहां से इसको हटा करके, चार्ल्स को हटा करके एक दूसरा राजा लुई फिलिप को वहां पे अपॉइंट कर दिया गया था, ये पता होगा तुम्हें। तो 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। मतलब जो चार्ल्स था वो काफी ऑटोक्रेटिक था, क्योंकि इन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था, और चार्ल्स 10th को जब वहां पे अपॉइंट किया तो वो वही काम करेगा। आपने ये टॉपिक कहां पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म, है ना, कंजर्वेटिज्म वाले टॉपिक में पढ़ा था इसको, जब फ्रांस के अंदर वापस से वेना कांग्रेस के बाद में वहां पे बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। तो 1830 में रेवोल्यूशन हुआ और इसको हटा दिया गया, इसकी जगह पे लुई फिलिप को वहां पे अपॉइंट कर दिया गया। 1831 में क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन पता होगा तुम्हें, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था इस दौरान। तो रशिया के अंदर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था फ्रीडम के लिए। फिर 1832 में क्या हुआ, 1832 में जो 21 के अंदर ग्रीस के अंदर जो रिवॉल्ट हुआ था स्टार्ट, उसको यहां पे एप्लीकेबल कर दिया गया, वो अब एक्सेप्टेड हो गया सबके थ्रू, और यहां पे ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ग्रीस वाले। और इसको कहा गया, एक ट्रीटी के थ्रू अपन बोलते हैं, एक ट्रीटी के थ्रू हमने इसको समझा, एंड दैट ट्रीटी वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के हिसाब से ग्रीस अब इंडिपेंडेंट हो चुका था 1832 में। इसके बाद में 1834 में क्या हुआ, ज़ोल्वरिन्स आए। ज़ोल्वरिन क्या था, एक कस्टम यूनियन था, लोगों ने अपना खुद का ग्रुप बना लिया था, और अब ये ग्रुप अपने राइट्स के लिए लड़ रहा था। ऐसे में इसको आगे चल करके ये ज़ोल्वरिन जब बना जर्मन स्टेट्स में, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो ज़ोल्वरिन को ज्वाइन किया अधिकतर जर्मन स्टेट्स ने, अ कस्टम यूनियन, और ज़ोल्वरिन वाज फॉर्म्ड at the initiative of Prussia and joined by the most of the German states। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर ये भी जो जितने भी स्टेट्स हैं ये आपस में मिले हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। सो दे हैव इनिशिएटेड
कि अब हम जुड़ करके एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ज़ोल्वरिन्स आए कब? 1834 में, और यहीं से शुरुआत मान लो आप जर्मन स्टेट का इंडिपेंडेंस होने की शुरुआत थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1848 में, तो 1848 के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। लोगों ने रोमांटिसिज्म के थ्रू लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया था। द पीपल वर नाउ हैविंग सच काइंड ऑफ इंटेंशंस कि अब हमें नेशन स्टेट बनाना है, हमें देश को एक करना है। तो ऐसे में आर्टिशियंस हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया इकोनॉमिकल हार्डशिप्स के कारण। यहाँ पर क्या क्या हुआ था? हार्डशिप्स आया था, हमने देखा था हंगर एंड हार्डशिप्स वाले टॉपिक के अंदर कि यहाँ पे हर तरफ प्रॉब्लम हो रही है, जॉब नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो वो सारा इवेंट हुआ था 48 में, और इसी के कारण मैक्सिमम जो चीज़ें हुई थी, चाहे हम जर्मनी की बात करें या किसी दूसरे और नेशन की बात करें, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इसको आपने 48 वाले टॉपिक में पढ़ा था, रेवोल्यूशन जो हुआ था 48 में, उस वाले टॉपिक में इसको डिस्कस किया था। इसके बाद में इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए 58 से 60 के बीच में इटली के यूनिफिकेशन की बात हुई, जिसमें कैवोर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, विक्टर एमैनुअल सेकंड एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, इसके अलावा गिसिपी मजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। बट उनसे भी इंस्पिरेशन, उनको इंस्पिरेशन देने वाला कौन था? ऊपर अभी हमने पढ़ा था मजीनी, ठीक है। इसके बाद में 1858 से 60 के बीच में इटली का रेवोल्यूशन हुआ और ये नेशन स्टेट बन गया। 61 के अंदर विक्टर इमैनुअल को इटली का राजा घोषित किया गया। इसके बाद में 66 से 71, 1866 से 71 के बीच में 7 साल में 3 लड़ाई के बाद में जर्मनी भी अपने आप में, ऑटोमन विस्मार्क के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर अपन, तो यहाँ पे विलियम वन को राजा बना दिया गया, जर्मनी भी एक नेशन स्टेट बन के उभरा। ये भी हमने बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करना। इसके अंदर हमने इनके डायरेक्टली लिंक दे रखे हैं, जो जो हमें यहाँ पे अलग से मैंने बताया, ठीक है। तो 71 के अंदर पर्शियन किंग विलियम अब राजा बना दिया गया था, मान लिया गया था सभी के थ्रू, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था इवेंट? वर्सेल्स में, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में ऑटोमन एम्पायर, स्लेव नेशंस, स्लेव नेशनलिज्म, याद करो, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। जब 1905 वाला इवेंट हम पढ़ रहे थे तो उसमें बाल्कन वाला रीजन आया था, जब बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में बाल्कन रीजन। तो 1905 वाला इवेंट है जब हैब्सबर्ग और ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट हो जाते हैं सारे लोग, और इवेंट होता है कि हमें अब फ्रीडम चाहिए। लंबा इवेंट चलता है और सारे नेशंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, छोटे नेशंस लड़ रहे होते हैं अपने टेरिटरीज के लिए। एंड देन फाइनली 1914 में, क्योंकि अब अलग अलग नेशंस का गुट बन गया था और नेशन अब एक तरीके से लड़ना शुरू कर चुके थे, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है 1914 के बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको पता ही है जर्मनी वाला सबसे मेन कैरेक्टर जर्मनी का था, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का था, ठीक है। तो ऐसे में ये वाला टेरिटरी, मतलब ये जो छोटे छोटे नेशंस थे, अब ये लोग एक तरफ हो जाते हैं और सुपर पावर्स एक तरफ हो जाती है। तो इस तरह से पूरा टाइमलाइन था। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, कि टाइमलाइन समझ में आए होगी, ये सारे इवेंट समझ में आए होंगे। डिटेल में देखने के लिए आपको हर एक टॉपिक का हमने ऑलरेडी हर एक टॉपिक को पढ़ा रखा है। आप जाके अगर हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट हमारा खोलेंगे 10th क्लास की, तो उसमें सारे टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ा रखे हैं कि आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होपफुली ये आपको छोटा सा एक कोशिश जो थी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इस तरह से दूसरे टाइमलाइंस को भी हम सर्व करेंगे और इजीली आपको हम समझा पाएंगे कि क्या क्या इवेंट हुए थे कौन कौन सी डेट को। और ये आपको चैप्टर याद करने में बहुत इंपॉर्टेंट और मदद करता है। मतलब ये याद रखना कि अगर आप टाइमलाइन पढ़ लेते हो ना, तो बहुत मदद मिलती है हमें पूरे चैप्टर्स को याद करने में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टाइमलाइन के साथ। थैंक यू।